और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या मामले पर गहमागहमी की। जी हां, अयोध्या मामले पर फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ खास मीटिंग की है। मीटिंग में सिक्योरिटी हवाले से तैयारियों पर बातचीत की गई। मीटिंग के बाद न्यूज़ 18 ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत पाबंद अहद है। ताहम उन्होंने मीटिंग के ताल्लुक से कोई भी तबसरा करने से इनकार किया। सीजेआई रंजन गोगोई से मुलाकात के बाद यूपी डीजीपी ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। मुख्य सचिव है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, अब जजमेंट आने वाला है, इतना महत्वपूर्ण, तो किस तरीके से तैयार है प्रदेश पूरा? देखिए, प्रदेश शासन सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए और प्रदेश में शांति व्यवस्था पूरी तरह बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से स्वयं इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और उनके स्तर से भी निरंतर समीक्षा की जा रही है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है और इसमें हम जन सामान्य का पूरा सहयोग ले रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता, उसके सभी वर्गों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हमें विश्वास है कि जन सामान्य के सहयोग से हम प्रदेश में शांति व्यवस्था सुनिश्चित। लेवल ऑफ अरेंजमेंट क्या है सर? जो भी आवश्यक है उस लेवल की सारी तैयारी कर ली गई है। अभी आपकी मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस के साथ, तो क्या निर्देश दिए हैं या किस तरीके की बातें हुई? नहीं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। अयोध्या हक मिल्कियत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुल्क भर की निगाहें हैं। अमन में रखना न पड़े, इसलिए मरकज की जानिब से ज़रूरी हिदायत भी जारी की जा रही हैं। आइंदा हफ्ते फैसला मुतवक्के है। 17 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं, यानी 17 नवंबर से कबल फैसला आएगा। वैसे आज भी वर्किंग डे है, यानी कल 9 नवंबर को सनीचर है, 10 नवंबर को इतवार है, 11 और 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है। इसके बाद 13, 14, 15 नवंबर 3 वर्किंग डेज हैं। माना यही जा रहा है कि इन्हीं 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर फैसला सुना सकता है। और वहीं अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल मुस्लिम समाज से भी यही बातें सामने आई हैं कि अयोध्या की मुतनाज़ मुकाम पर राम मंदिर की तामीर हो। इंडिया इस्लामिक सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी का कहना है कि फैसला किसी के भी हक में आए, अदालत का एहतराम बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ीन को जश्न मनाने से गुरेज करना चाहिए। सिराज कुरैशी से न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। इस फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, क्या उनकी राय है? अभी हमारे साथ हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। सर, फैसला कभी भी आ सकता है, बहुत ऊहापोह की स्थिति है आपके समुदाय में भी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें मुकदमा चलते चलते तो सालों हो गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जो है बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम हुआ और सुनवाई हुई। तो फैसला आने में आपने जैसे कहा चंद दिन बाकी हैं, किसी वक्त भी फैसला जो है आने वाला है। अगले हफ्ते तक इसका फैसला आ जाएगा। देखिए, कोशिशों की गई सरकार की तरफ से भी, जैसे वज़ीर आज़म ने भी इस बात का इशारा दिया था कि भाई आपस में बैठ के अगर दोनों पक्ष बैठ के बात करें और इसका कुछ समाधान निकला है तो उस पर काम करना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहर साहब, उन्होंने भी इस बात का सजेशन दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी बैठ के बात कर सकता हूं दोनों फरीक़ों के बीच में, लेकिन वो भी नहीं हुआ क्योंकि मामले तो दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से
थोड़ी सी क्या है कि खिंचाव है, थोड़ा सा आपस में लगता है, वो तो होता है, चलता है, खैर ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम अभी लगातार मीटिंग हो रही हैं आरएसएस के या गवर्नमेंट्स के कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि साहब इन मीटिंग्स हो रही हैं उसका ये है कि मैसेज ठीक जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला किसके हक़ में आएगा किसके हक़ में आएगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन ये है कि जिसके भी हक़ में आए ना तो उनको ये जाहिर करना चाहिए कि साहब हम बहुत खुश हैं, और जिनके हक़ में नहीं आता उनको भी इसकी रंज नहीं करना चाहिए, उसका गम या उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में हमेशा कोर्ट के ऊपर जो फैसले होते हैं, कोर्ट के जो फैसले होते हैं, ख़ास तौर पे आला कोर्ट जो होती है उसका जो फैसला होता है वो सबको काबिल कबूल होता है। इसी तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो कि बाइज़्ज़त कोर्ट है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसका फ़ैसला अगर आएगा तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट के ऊपर हर एक आदमी को एतमाद है, भरोसा है, यकीन है कि फ़ैसला जो भी होगा वो मुल्क के फ़ायदे के लिए होगा, ना कि कम्युनिटीज़ के फ़ायदे के लिए होगा या दो नेशंस के बीच में जो है लड़ाई चल रही, झगड़ा चल रहा है उसके लिए होगा। और मैं भी ये बात कहता हूँ कि जो भी फ़ैसला हो, क्योंकि जानते तो नहीं हम लोग फैसला क्या होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा इतने दानिश पर सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जो जजेस बैठे हुए हैं वो सोच समझ के फैसला देंगे। और मैं समझता हूँ कि जो फैसला आएगा वो हमारी दो कम्युनिटीज़ के बीच में नहीं है कि हिंदू मुसलमानों के लिए होगा वो, बल्कि वो फैसला हिंदुस्तान के हक़ में ही आना चाहिए। उधर अयोध्या हक़ मिल्कियत के इस मामले में सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर हैं। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी का कहना है कि मुसलमान पहले दिन से ही कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि वहीं हिंदू लीडरान कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुसलमान डे वन से ये कहता आया कि हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे, और मुसलमान एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहता है कि हमारे खिलाफ भी आया तो भी मानेंगे। सवाल ये है कि समझाया और अपील उनको की जाती है जो लोग नकारते हों। नकारने वाले यही लोग हैं। जितने भी हिंदू नेता हैं, आज तक किसी भी हिंदू नेता ने ये नहीं कहा कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। हर आदमी ये कहता है कोर्ट का फैसला जो भी आए, राम मंदिर तो वहीं बनेगा, राम मंदिर तो वहीं बनेगा। सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद के हक़ में फ़ैसला आ गया तो क्या सरकार, वीएचपी और इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या ये खड़े होकर मस्जिद बनवाएंगे? नहीं बनवा सकती, क्योंकि इनके पास एक लंबी लिस्ट है अयोध्या के बाद में भी। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि पीस रहना चाहिए, अमन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोर्ट चूँकि हमारी सुप्रीम कोर्ट है तो उसके फैसले को नकारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अयोध्या मामले में फैसले को लेकर हर जानिब सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया का कहना है कि सिक्योरिटी के साथ साथ लीडरान की बयानबाजियों पर भी लगाम कसने की बेहद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा ने कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया से इस बारे में खास बातचीत की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, ऐतिहासिक फैसला आना है अयोध्या मंदिर पर, जो फैसला आएगा उसको लेकर पूरे देश में तैयारी चल रही है, कानून व्यवस्था सही रखा जाए इसकी तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है, सभी राज्यों को अलर्ट दिया गया है। पीएम मोदी ये कहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उससे सभी को मानना चाहिए। देखिए, अयोध्या मामला बहुत सालों से लंबित था। 15-16 तारीख तक फैसला भी आना है। लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि इससे जब जो भी फैसला आएगा उससे कोई विवाद हो सकता है, उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। अच्छी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों ने और सरकार में बैठे लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, सब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, वो न्यायोचित फैसला देंगे और जो भी फैसला आए आपके मन के अनुसार आए, मन के माफिक ना आए, तो भी उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और अगर ये सब लोग मान लें तो फिर कोई किसी तरह की भी समस्या आने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन दिक्कत है, सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कह दिया, लेकिन इनके अपने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे संगठन हैं, वो समस्या पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि
उन तक ये संदेश जाना चाहिए, उन तक ये कठोर संदेश जाना चाहिए, अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में फैसले का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, मुल्क में कौमी एकजहती, हम आहंगी को फरोग देने की अपीलें भी की जा रही हैं। इसी तनाजुर में अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अलीगढ़ हसास शहर है, यहाँ फिरक़वाना हम आहंगी का बने रहना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने मुल्क की आवाम से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए उसे हर तबका कबूल करे। तमाम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमाम लोग माने। जो भी फैसला आएगा, इससे बड़ी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अदालत नहीं है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, भाईचारा बना रहे, हमारे सदियों के रिश्ते हैं, ऐसे रिश्ते हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते और ना होने चाहिए। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल तयशुदा माने और ये माने कि इसी में हम सबका भला है, इसी में हम सबके दिल मिले रहेंगे और ये अदालत का फैसला जो होता है वो सबको मानना चाहिए। दिल्ली में ऑड और इवन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में ऑड इवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जदार दाखिल की गई है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने की गर्ज से दिल्ली हुकूमत की जानिब से ऑड और इवन लागू किया गया था, जो कि 15 नवंबर तक जारी रहेगा। बताया जाता है कि दिल्ली में ऑड और इवन की वजह से फिजाई आलूदगी में काफ़ी कमी आई है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार कर गया था, वहीं अब दिल्ली और मज़ाफ़ात की एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर औसतन 164 हो गया है। बढ़ती हवा की आलूदगी दिल्ली के लोगों के लिए अभी तक परेशानी की वजह है। हालांकि बारिश की वजह से फिजाई आलूदगी में कमी ज़रूर हुई है। वहीं दिल्ली में ऑड और इवन का 5वां दिन है। दिल्ली से न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना ने यहाँ के हालात का जायजा कुछ यूं लिया। वासियों को फिलहाल वायु प्रदूषण से राहत नहीं है, लेकिन वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में कुछ सुधार ज़रूर हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में सफ़र ऐप है और इसमें जो दिल्ली का ओवरऑल AQI दिखाया जा रहा है 348 के करीब है, जो कि अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। यानी कि अभी वायु गुणवत्ता जो सीवियर स्टेज से पुअर कैटेगरी में पहुंची है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन भी लागू कर रखा है। ऑड इवन का आज 5वां दिन है, लेकिन जिस तरीके से वायु प्रदूषण में कमी आनी चाहिए थी वो कमी यहाँ आती नज़र नहीं आ रही है। लोग अभी भी जब तक ज़रूरी काम नहीं है घरों से बाहर नहीं निकल रहे, या जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो भी मास्क का उपयोग ज़रूर कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौसम विभाग के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हूँ। आप मेरे पीछे भी एक बोर्ड देख रहे हैं जिसमें वायु गुणवत्ता का पूरा जो आंकलन है वो दिखाया जा रहा है। ओजोन की बात करें तो 26, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो वो 20 के करीब है। तो जिस तरीके से वायु प्रदूषण दिल्ली में सबसे बड़ा खतरा इन दिनों बना हुआ है, उससे अभी फ़िलहाल राहत नहीं है। पीएम लेवल है वो भी ज़्यादा है। हालांकि दिल्ली सरकार ये दावा ज़रूर कर रही थी कि पिछले सालों में दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो 25% कम हुआ है, लेकिन ग्रीन पीस NGO जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि दिल्ली सरकार का ये दावा बिल्कुल गलत है। हालांकि दिल्ली सरकार इस दावे से ज़रूर पलट रही है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट गलत है और तमाम तरीके की सियासत भी यहाँ पर होती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑड इवन लागू किया गया, आज ऑड इवन का 5वां दिन है और ट्रैफिक जो कम होना चाहिए था, लोगों का कहना है कि ऑड इवन लागू होने के बाद भी वायु प्रदूषण में कमी नहीं आई और ना ही ट्रैफिक की समस्या में यहाँ पर कमी नज़र आई है। और मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके के हालात यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली का जो वायु प्रदूषण का स्तर है अभी वो कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि कल हल्की बारिश से ज़रूर थोड़ी सी राहत मिली थी। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली को इस बढ़ते वायु प्रदूषण से राहत कब तक मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देवास के कन्नौद में कर्ज में डूबे एक किसान ने खुदकुशी कर ली। रिश्तेदारों के मुताबिक किसान करण सिंह बडोला पर पूरे 2 लाख का कर्ज था, जिसे अदा करने में वो बेबस था।
मध्य प्रदेश कांग्रेस सदर की रेस में एक और एंट्री हुई है। अनूपपुर एमएलए बिसाहुलाल साहू ने भी इसकी दावेदारी की है और उन्होंने 31 आदिवासी एमएलएस की हिमायत के साथ सोनिया गांधी को इस सिलसिले में एक खत भी रवाना किया है। प्रदेश की विधानसभा में मुझसे सीनियर बहुत कम लोग, यहाँ तक कि शिवराज सिंह और गोपाल भार्गव वगैरह भी नहीं। 80 का मैं विधायक हूँ और इतने दिन से काम कर रहा हूँ, कई बार 5-6 बार विधायक भी रहा। तो जो दायित्व सौंपेगी प्रदेश कांग्रेस या की हाईकमान, उसको अपन निर्वहन करेंगे, इससे कोई बात नहीं। नए तो लोग है नहीं। भोपाल की तारीखी इकबाल लाइब्रेरी का वजूद खतरे में है। 2017 के सैलाब के बाद लाइब्रेरी को अलॉट की गई नई इमारत जहां वापस ले ली गई, वहीं लाइब्रेरी के सामने नई माली मुश्किलात खड़ी हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी को 2001 में इकबाल मैदान के बेसमेंट में शिफ्ट किया गया था। लाइब्रेरी को गहन 2017 में उस वक्त लगा जब सैलाब में बारिश का पानी लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हुआ और एकेडमी का कीमती सरमाया तबाह हुआ। ऐसे में लाइब्रेरी को नई इमारत में मुंतकिल करने का ऐलान किया गया और लाइब्रेरी मुंतकिल भी की गई, लेकिन ये नई इमारत भी लाइब्रेरी इंतजामिया से वापस ले ली गई। जो बिल्डिंग हमें अलॉट की गई थी उसका दाखला एक ही है, यानी नीचे नगर निगम का ऑफिस लगता था, ऊपर का हिस्सा हमें दिया गया था, वहाँ बिल्कुल खुला हुआ था। वो मसला ये आया कि अगर हम पूरी लाइब्रेरी वहाँ शिफ्ट कर देते हैं या वहाँ कर देते हैं तो वहाँ की लोकेलिटी ऐसी नहीं है जिनको हम काबिल एतबार समझे या वो उनको अदब से या तालीम से या अखबारात पढ़ने से कोई दिलचस्पी हो। तो हमने वहाँ से ज़्यादातर अलमारियाँ और किताबें फिर वापस यहीं शिफ्ट कराएं और यहाँ उनको इस काबिल किया कि लोगों को उनको पढ़ने के लिए आसानियाँ हो। भोपाल की कदीम इकबाल लाइब्रेरी को नई इमारत में शिफ्ट करने की मुहिम भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने शुरू की और कदीम भोपाल की रेड क्रॉस की बिल्डिंग इकबाल लाइब्रेरी को अलॉट भी की गई और इकबाल लाइब्रेरी ने इस जगह से अपनी किताबें मुंतकिल भी कर दी थी, लेकिन अब वही जगह लाइब्रेरी इंतजामिया से वापस ले ली गई है और मजबूर होकर इकबाल लाइब्रेरी इंतजामिया को अपनी किताबें फिर वहीं ले जानी पड़ी जहां से इसने 2017 में हटाई थी। पुरानी इमारत में इतनी जगह भी नहीं है कि इन किताबों को ठीक से रखा जा सके। सुनकर अफसोस हुआ और मैंने अभी कलेक्टर महोदय से फ़ोन पर बात करी है और मुझे उम्मीद है कि इस पर जल्दी निर्णय होगा और अगर इकबाल लाइब्रेरी के साथ धोखा हुआ तो सरकार में जो मंत्री हमारे बैठे हैं मैं उनसे जिरह भी करूंगा और इकबाल लाइब्रेरी के लिए हर इंतहा तक कोशिश करूंगा कि इकबाल लाइब्रेरी, क्योंकि 1939 की एक लाइब्रेरी है, एक पढ़ाई का वो ऐसा इदारा है जिसमें कई स्कॉलर्स निकले हैं, कई पीएचडी वाले निकले हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। आरिफ मसूद इकबाल लाइब्रेरी को उसका मकाम दिलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश कामयाब होती है तो यकीनन इकबाल लाइब्रेरी के कीमती सरमाए को बचाने की समत में ये एक बड़ा कदम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन रोज़ रोज़ की बारिश से इज्तिमा कमेटी के सामने इज्तिमा की तैयारियों को लेकर मुश्किलात भी हो गई हैं। भोपाल ईंट खेड़ी की जिस मुकाम पर आलमी इज्तिमा का इनेकाद होना है वहां पर अब भी कुछ जगहों पर बारिश का पानी भरा हुआ है। इज्तिमा की तैयारियों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने को लेकर भोपाल इज्तिमागाह पर इज्तिमा कमेटी के साथ साथ इंतजामिया के ऑफिसर्स ने भी मीटिंग की और जल्द से जल्द पानी को खाली करने और तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। 4 रोज़ा आलमी इज्तिमा का आगाज़ 22 नवंबर से होना है। ये पानी के लिए तो बहुत हम लोग भी हैं, दुआएं कर रहे हैं उसके लिए, अल्लाह से मांग रहे हैं कि भाई बारिश रुक जाए। इंशाल्लाह बारिश रुकेगी तो उसमें तेज़ी ला रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट वाले आज आए थे और उन्होंने पूरा देख लिया है और नगर निगम लगा हुआ है कि पानी जल्दी से सूख जाए।
इंशाल्लाह काम हो जाएगा पूरा। ये लोगों को वजू पानी के लिए कितना बड़ा इंतजाम कर रहे हैं? बहुत बड़ा इंतज़ाम कर रहे हैं हम। 600 टंकी लगा रहे हैं और 17,000 नल लगा रहे हैं वज़ू करने के लिए, और हर बाथरूम में एक नल दे रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं कैसे दुरुस्त रहेंगी, जैसे पार्किंग की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, लोगों के आने जाने के इंतज़ाम है, लोगों के निकासी के इंतज़ाम है, जो बसेज़ लगेंगी, जो दूसरी गाड़ियाँ लगेंगी वो किस तरह से होना चाहिए, जो यहाँ पे अंदर एंट्री पॉइंट्स रहेंगे उसकी क्या व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, और जो टंकियाँ लगनी थी, जो नल लगने थे, जो इंतज़ामात होने थे, वो सारे चीज़ों का रिव्यू किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें सारी चीज़ें पूरी। Usually SPG security has been under the cabinet secretary, not with the home ministry. But here the home ministry has issued the withdrawal notice. On what basis they withdrawn? They are playing with the life of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Is this the way to political vendetta? These things, I think you media people know about that. Before 1 month itself, there was rumors that SPG cover is going to be withdrawn. That point of time itself, Congress party, the senior leaders including Manmohan Singh, wrote a letter to the cabinet secretary with serious concerns. I can read out some paragraph from that. We, the undersigned, wish to bring your attention to the following facts. One, the tragic history of this family from a security perspective is well known to all concerned. It does not require repetition that 2 members of this family, one serving Prime Minister in office and another former Prime Minister, lost their lives due to compromised security. The consistent pattern of leakage of sensitive security-related information regarding these SPG protectees to the media, including to the daily press, television, media and social media, is a direct breach of security from within the government and must be enquired into all the highest level accountability fixed for this pattern of repeated breach of confidentiality. It is apparent that during periodic threat assessment over the last 5 years, and even prior to that, successive governments have viewed that threat level of the aforementioned 3 protectees as sufficiently high to continue to extend SPG cover. Your attention is drawn to the observations recorded by Justice Jagdish Sharan Verma, who inquired into the events leading to Sri Rajiv Gandhi's assassination. Justice J.S. Verma Commission Report 1992 found apparent security lapses leading to the death of the former Prime Minister. Further, while dealing with the contention raised by National Front that the former Prime Ministers were not entitled to SPG cover, he categorically commented that a way could and should have been found. In light of the above facts, we request you to ensure that नाज़रीन, कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एसपीजी की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। रिएक्शन जो है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। जोगी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल तहरीक शुरू की है। इसका मकसद धान की खरीद और शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर हुकूमत को घेरना है। जोगी कांग्रेस के जरिए हल्ला बोल के बहाने ताकत का मुजाहरा भी यहां किया जा रहा है।
रायपुर एम्स का सर्वर डाउन रहने की वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिलिंग और रिपोर्ट कलेक्शन के लिए कई घंटों तक मरीज परेशान दिखाई दिए। सर्वर में अचानक आई इस खराबी की वजह से न ही बिलिंग काउंटर में बिल जनरेट हो पाए और न ही रिपोर्ट वक्त पर मिल पाई। आपको बताएं कि एम्स में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरी रियासतों से भी मरीज बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से अस्पताल में भीड़ काफ़ी बढ़ गई और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना रहा। खबरों में इतना ही। आदाब। तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों को ये पैगाम दें कि हम तमाम मजहबी रहनुमा मुकम्मल तौर पर आपस में हमारे अंदर इत्तेहाद है और हम सब लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोग मिल कर के अपने मुल्क में जो अमन कायम है वो अमन कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम सब लोग मिल कर के एहतराम करें और कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं या कोई भी ऐसी बात ना कहें